जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के लिए स्टैटिक जीके। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 को टारगेट करके इसको बनाया गया है। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को सेलेक्ट कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करें। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी बताना है, कौन सा है। तोता है, गरुड़ है, राम चिरैया है या सारस है। ये क्या हो जाएगा, सारस हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सारस या क्रॉच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉच भी कहते हैं। तो चलिए आगे यूपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसका जो चिन्ह है वो क्या है, जो राजकीय चिन्ह है, चिन्ह के बारे में बात करें तो चिन्ह क्या, 2 मछली और 1 धनुष तीर है। क्या है, 2 मछली और जो 1 धनुष तीर है। क्या है, धनुष तीर। ठीक, आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। इसका जो राजकीय पशु है वो क्या है। तो पशु जो है वो 12 सिंघा है। क्या है, 12 सिंघा है। और वृक्ष की बात कर लेते हैं। तो वृक्ष जो है, राजकीय वृक्ष है, वृक्ष जो है वो क्या है, अशोक है। क्या है, अशोक है। अशोक को सीता अशोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीता अशोक। अशोक को क्या कहते हैं, सीता अशोक कहते हैं। पुष्प की बात कर लेते हैं। तो पुष्प जो है पलाश है। क्या है, पुष्प पलाश है। और आगे बात कर लेते हैं कि जो राजकीय खेल है, खेल क्या है। तो खेल जो है हॉकी है। खेल क्या है, खेल हॉकी है। और भाषा की बात कर लेते हैं। भाषा, तो भाषा जो है ये हिंदी और उर्दू है। क्या है, हिंदी और उर्दू है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का पहला राजकीय पुष्प क्या था। तो ब्रह्म कमल था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था, उत्तरा के नाम से, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत या रामकृष्ण प्रदेश। तो किस नाम से जाना जाता था। तो इसको जो है संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसको उत्तर प्रदेश को 1836 से 1877 तक, 1836 से 1877 तक जो है इसको उत्तर प्रांत कहते थे। क्या कहते थे, उत्तर प्रदेश प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत कहलाता था। क्या कहलाता था, उत्तर चलिए देखिए आप क्या कहते थे, इसको उत्तर पश्चिम प्रांत कहलाता था। और जो है इसको 1877 से 1902 के बीच में क्या कहा गया। तो 1877
1970 से 1902 के बीच में इसको उत्तर पश्चिम प्रांत या उत्तर पश्चिम प्रांत और आगरा एवं अवध कहा गया। क्या कहा गया? उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध के नाम से जाना गया। फिर जो है 1902 से 1937 तक 1902 से 1937 तक इसको संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कहा गया। क्या कहा गया? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कहा गया। आगरा एवं अवध कहा गया। 1937 से 1950 तक इसको संयुक्त प्रांत कहा गया। क्या कहा गया? संयुक्त प्रांत कहा गया। और इसको जो है 24 जनवरी 1950 से क्या कहा गया? तो उत्तर प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश कहा गया। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। और राजधानी की बात कर लेते हैं। तो जो इसकी राजधानी थी, राजधानी पहले जो थी वो आगरा थी। कहाँ थी? आगरा थी। फिर उसके बाद इसकी राजधानी कहाँ बनी? तो इलाहाबाद बनी। आगरा के बाद इलाहाबाद बनी। फिर इलाहाबाद के बाद फिर कहाँ चली गई? तो लखनऊ चली गई। कहाँ बनी? फिर अंतिम में लखनऊ। और अभी तक कहाँ है? लखनऊ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? आगरा, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ? तो ये कहाँ किया जाता है ये बताना है। तो जो भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है जो है आगरा में। और आगरा में और कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं तो ये देख लेते हैं। तो आगरा में एक कैलाश मेला, एक गणगौर मेला होता है, गणगौर मेला, और नवरात्र मेला भी यहीं लगता है, नवरात्र मेला। और एक बटेश्वर मेला होता है जो पशु मेला के नाम से जाना जाता है, वो भी कहाँ लगता है? आगरा में। क्या? बटेश्वर मेला, जो कि कौन सा मेला है? तो ये पशु, कौन सा मेला है? ये जो है पशु मेला है। कौन सा मेला है? तो पशु मेला है। ठीक है। और जो भगवान शिव के सम्मान में लगता है, ये सावन के 3 सोमवार तक लगता है। कि सावन के 3 सोमवार लगता है। ठीक। और यहाँ पे बात कर लेते हैं वाराणसी की। तो वाराणसी में जो मेला लगता है उसकी बात कर लेते हैं। तो वाराणसी में जो मेला लगता है, नखकटैया मेला लगता है। नखकटैया मेला ये वाराणसी में लगता है। वाराणसी में एक मेला और लगता है जो रथ यात्रा मेला होता है। रथ यात्रा मेला के नाम से इसको जानते हैं। और एक मेला और लगता है जो ध्रुपद मेला के नाम से जाना जाता है। ध्रुपद मेला के नाम से इसको जानते हैं। ठीक। कानपुर की बात कर लेते हैं। तो कानपुर में
कानपुर में जो मेला लगता है उसको क्या कहते हैं? तो बिठूर गंगा महोत्सव मेला के नाम से जाना जाता है उसको। बिठूर गंगा महोत्सव मेला के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है ये बताना है। तो सबसे लंबी नहर है आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर या निचली गंगा नहर। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा शारदा नहर हो जाएगी। शारदा नहर की लंबाई की बात कर लें तो इसकी कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई 9961 किलोमीटर है। 9961 किलोमीटर है। कितना है? 9961 किलोमीटर है। और इसका जो निर्माण हुआ था, निर्माण की बात कर लेते हैं तो निर्माण 1928 में पूरा हुआ था। कब पूरा हुआ था? 1928 में पूरा हुआ था। कब पूरा हुआ था? 1928 में। और लंबाई कितनी है? तो 9961 किलोमीटर है। और ये निकलती कहां से है? तो उत्तराखंड से। जो शारदा नहर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये निकलती है टनकपुर उत्तराखंड से। ठीक है, टनकपुर उत्तराखंड से। आगरा नहर की बात कर लेते हैं तो आगरा नहर जो है ये यमुना नदी से निकलती है। कौन? यमुना नदी। यमुना नदी से आगरा नहर निकलती है। और ये इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 1874 किलोमीटर। कितनी है? 1874 किलोमीटर है। और ये कहां से निकलती है? तो यमुना नदी से निकलती है। और क्या नाम है? आगरा नहर है। ऊपरी गंगा नहर की बात कर लेते हैं तो ऊपरी गंगा नहर जो है हरिद्वार से निकलती है। हरिद्वार से। और निचली गंगा नहर की बात कर लेते हैं तो ये नरौरा बुलंदशहर से निकलती। कहां से? नरौरा बुलंदशहर से निकलती है। और उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर की अगर बात कर ले, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, तो सबसे पुरानी नहर की बात करें तो पूर्वी यमुना नहर के नाम से जाना जाता है। पूर्वी यमुना नहर है। क्या है? पूर्वी यमुना नहर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश किस वर्ष अस्तित्व में आया, यानी किस वर्ष जो है बना। तो किस वर्ष बना उत्तर प्रदेश? सन 2000 में, 1991 में, 2016 में या 2011 में। तो उत्तर प्रदेश जो अस्तित्व में आया था, तो उत्तर प्रदेश सन 2000 में आया था। और कब बना था? तो 9 नवंबर को बना था। 9 नवंबर को। और कितने जिलों को काट के बना था? तो 13 पहाड़ी जिलों को काट के बनाया गया था। किसकी स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड की हुई थी। कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। 13 जिलों को काट के बनाया गया था। और उत्तराखंड को जो है देवों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? देवों की भूमि के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड को। और उत्तराखंड जो था ये 27वां, भारत का 27वां राज्य बना था। 27वां राज्य बना था। और जो 2000 में 3 राज्य बने थे उनकी बात कर लेते हैं। तो 2000 में कुल 3 राज्य बनाए गए थे। तो 2000 में एक राज्य 1 नवंबर को बना था। फिर एक जो है 9 नवंबर को बनाया गया था। और एक जो है 15 नवंबर को बनाया गया था।
ये तीनों क्रमशः बने थे। पहला बना था छत्तीसगढ़, दूसरा का जो था उत्तराखंड था, उत्तराखंड, और तीसरा जो था ये क्या था, झारखंड। तीसरा राज्य कौन सा था, झारखंड था। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये एमपी मध्य प्रदेश से काट के बनाया गया था, उत्तराखंड यूपी से काट के बना था, और झारखंड की बात कर ले तो ये बिहार से काट के बनाया गया था। ठीक है। और उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता। तो किसके लिए जीता था, साहित्य के लिए, शांति के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए या अर्थशास्त्र के लिए। तो इन्होंने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, तो भौतिक शास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा, भौतिक शास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1930 में दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो भारतीय मूल की जो नोबेल पुरस्कार मिला था, पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और क्या किसके लिए मिला था, साहित्य के लिए मिला था, साहित्य के लिए मिला था। इनकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की जो थी गीतांजलि, उसके लिए। फिर 1930 में सीवी रमन को मिला था। सीवी रमन को किसके लिए मिला था, तो रमन प्रभाव के लिए मिला था। प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज की थी इन्होंने, प्रकाश प्रकीर्णन की खोज की थी, तो उसी को क्या कहा गया था, रमन प्रभाव। उसी को रमन प्रभाव कहा गया था। तो उसी के लिए 1930 में इनको मिला था। और 1968 में बात कर लें तो 1968 में किसको मिला था, तो हरगोविंद खुराना को मिला था। किसको मिला था, हरगोविंद खुराना को मिला था। और इनको किसके लिए मिला था, तो चिकित्सा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, तो चिकित्सा के लिए मिला था। और फिर चलते हैं आगे तो 1979 ईस्वी में, तो 1979 ईस्वी में किसको मिला था, तो मदर टेरेसा को मिला था। मदर टेरेसा को मिला था। इनको किसके लिए मिला था, तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1983 में बात कर लें तो 1983 में जो है एस चंद्रशेखर को मिला था। किसको मिला था, एस चंद्रशेखर को मिला था। एस चंद्रशेखर को मिला था। किसके लिए मिला था, तो भौतिक में मिला था, भौतिकी में। तो भौतिक के लिए इनको साहित्य पुरस्कार दिया गया था 1983 का। फिर चलते हैं आगे तो 1998 में जो है अमर्त्य सेन को मिला था। अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन को मिला था। तो इनको किसके लिए मिला था, तो अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था इनको, अमर्त्य सेन को 1998 में। फिर आगे चलते हैं तो 2001 में जो है दिया गया था किसको, तो वी.एस. नायपाल को दिया गया था। किसको, वी.एस. नायपाल को दिया गया था। और इनको किसके लिए दिया गया था, तो इनको साहित्य के लिए दिया गया था। वी.एस. नायपाल को साहित्य के लिए दिया गया था। और जो है 2014 में मिला था तो कैलाश सत्यार्थी को मिला था। कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। इनको किसके लिए दिया गया था, शांति के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, तो कैलाश सत्यार्थी को जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए, तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है।
और यहीं पे गांधी जी की बात कर लें तो गांधी जी को जो है गांधी जी को 5 बार जो है शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। किसके लिए? शांति के नोबेल प्राइज के लिए, नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीतिक कथाओं का संग्रह है? तो विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है और कौन सी किताब है जो कि एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है, ये बताना है। तो प्रश्न है और विकल्प है एन इक्वल म्यूजिक, बिस्टलो टेल्स, द रिवर्ड अर्थ, समर रेक्विम। तो क्या हो जाएगा? तो बिस्टलो टेल्स के लिए इनको जो है, बिस्टलो टेल्स इनकी जो रचना है, किताब है, उसके लिए है, वो है। और ये इन्होंने कब लिखी थी? तो 1991 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1991 में। और विक्रम सेठ को इसी किताब के लिए 2007 में इनको क्या दिया गया था? तो पद्मश्री दिया गया था। क्या दिया गया था? तो पद्मश्री से ये सम्मानित किए गए थे। कौन? विक्रम सेठ। ठीक है, कौन से? विक्रम सेठ। और ये किस भाषा में लिखे थे? तो अंग्रेजी भाषा में थे, अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। क्या बताना है? आखिरी कविता कौन सी लिखी थी हरिवंश राय बच्चन ने? 1 नवंबर 1984, या 4 मर्दाने, 2 चट्टाने, या अग्निपथ। तो कौन सा लिखा था इन्होंने, ये बताना है। तो इन्होंने लिखा था 1 नवंबर 1984। इसी समय क्या हुआ था? तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इसी समय इन्होंने लिखा था। और हरिवंश राय बच्चन की बात और कर लेते हैं। तो और हरिवंश राय बच्चन ने जो कविताएं लिखी थी, जो रचनाएं लिखी थी, मधुशाला, मधु कलश, मधुबाला, नीर का निर्माण, फिर, ये सब किनकी रचनाएं हैं? तो हरिवंश राय बच्चन की हैं। मधुशाला, मधु कलश, मधु कलश, और क्या है? मधु कलश, मधुबाला, मधुबाला, और जो है नीर का निर्माण, फिर, नीर का निर्माण, फिर, ये सब किनकी रचना है? तो ये जो है हरिवंश राय बच्चन की हैं। हरिवंश राय बच्चन की एक रचना और है, 2 चट्टाने, जो इन्होंने 1968 में लिखा था। कब लिखा था? 1968 में। और हरिवंश राय बच्चन की बात कर लेते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन को इनकी आत्मकथा पर इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था। सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक है, और 1968 में जो इन्होंने लिखा था 2 चट्टाने, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? 2 चट्टानों के लिए मिला था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो ये जो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड
स्टीनर ने की थी और कब की थी, तो 1900 ईस्वी में किया था और इनको जो है नोबेल का पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्होंने ही बताया था कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी और ओ, तो ए वाले पे जो है बी एंटीजन पाया जाता है और बी वाले पे ए एंटीजन होता है, और ए बी पे ए और बी दोनों होता है और ओ वाले पे कोई एंटीजन नहीं होता है। इसी कारण जो ओ जो क्या होता है, सर्वदाता होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइसलैंड या पाक स्टेट। तो जो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में है उसको क्या कहते हैं, तो पाक स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पाक स्टेट या पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, पाक स्टेट या पाक जल संधि भी कहते हैं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बताना है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न छूट रहे हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे भारत और मालदीव के बीच में चर्चा कर लें। भारत और मालदीव के बीच में, भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया, और भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार। तो इनके बीच में कौन कौन सी जल संधियां हैं, तो ये भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल। भारत और इंडोनेशिया के बीच में 6 डिग्री चैनल है। 6 डिग्री चैनल को ही क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल के नाम से भी जाना जाता है। क्या, ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है। और भारत और म्यांमार की बात कर लें तो भारत और म्यांमार के बीच जो है कोको जल संधि है। क्या है, कोको जल संधि भारत और म्यांमार के बीच में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि बताना तीसरा जनसंख्या वाला सबसे अधिक जनसंख्या वाला तीसरे नंबर का कौन सा देश है, ये बताना है। तो ये इंडोनेशिया, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट है या यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम है। तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, जो कि तीसरे नंबर का देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लेते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है ये कहाँ है, इसकी राजधानी जो है ये कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है। और इसकी मुद्रा की बात कर लेते हैं तो मुद्रा क्या है, तो मुद्रा जो है डॉलर है। क्या है, मुद्रा डॉलर है। और इंडोनेशिया पे आ जाते हैं। इंडोनेशिया जो है सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश है, सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश है, सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश है। और जो है यहाँ पे तीसरे नंबर पे बात हुई है तो जैसे पहले नंबर पे तो भारत हो गया है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं तो कौन है, यूएसए। ठीक है, अमेरिका हो गया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं यहाँ पे, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है वो रूस है, फिर दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे यूएसए है। ठीक है, कौन है, यूएसए है। और यहीं पे यूएसए की बात कर लेते हैं तो यूएसए की स्थापना जो हुई थी, स्थापना
4 जुलाई 1776 में की गई थी। कब की गई थी? 4 जुलाई 1776 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? कौन सा एक अमीरात नहीं है ये बताना है। मस्कट, दुबई, आबू धाबी या शारजाह। तो कौन नहीं है ये बताना है हम लोगों को। तो संयुक्त अरब अमीरात कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो संयुक्त अरब अमीरात में कुल 7 अमीरात हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए 7 अमीरात हैं। 7 अमीरात में जो है 7 अमीरात हैं। 7 अमीरात का नाम लिख लेते हैं। पहला है आबू धाबी, आबू धाबी है। दूसरा दुबई है, दुबई। तीसरा शारजाह है। क्या है? शारजाह है। चौथे की बात कर लेते हैं तो अजमान है, अजमान है। पांचवा जो है फुजैरह है। क्या है? फुजैरह के नाम से जाना जाता है। और छठवां जो है, नंबर लिख लेते हैं, छठवां अमीरात जो वहां का है, अमीरात मतलब राज्य, तो अमीरात जो वहां का है वो है अल कवीन। क्या है? उल अल कवीन है। 7वें अमीरात की बात कर लेते हैं तो रब अल खैमा है। क्या है? रब अल खैमा के नाम से जाना जाता है। और आबू धाबी जो है सबसे बड़ा अमीरात है। क्या है? आबू धाबी सबसे बड़ा अमीरात है। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी बात कर लें तो ये जो राजधानी है इसकी, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी, तो राजधानी कहाँ है? ये आबू धाबी में है। कहाँ है? राजधानी जो है आबू धाबी में है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है मस्कट है, यहाँ का एक अमीरात नहीं है। मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। मस्कट क्या है? मस्कट ओमान की राजधानी है। मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? बहरीन की राजधानी बतानी है हम लोगों को। बहरीन की राजधानी बतानी है। तो बहरीन की बात कर लेते हैं। तो बहरीन की राजधानी बतानी है ना, तो बहरीन की बात कर लेते हैं। तो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं इनको। और जो है अब आते हैं यहाँ पे अंकारा। तो अंकारा है बहरीन की राजधानी। दोहा है, मनामा या बेरूत है। तो बहरीन की राजधानी जो है वो मनामा है। मनामा है बहरीन की राजधानी, मनामा है। बहरीन की राजधानी मनामा है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा जो है वो दिनार है। क्या है? मुद्रा दिनार है। बेरूत की बात कर लेते हैं। तो बेरूत जो है ये कहाँ की राजधानी है? तो ये लेबनान की राजधानी। किसकी? लेबनान की राजधानी बेरूत है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा जो है पाउंड है। क्या है? पाउंड है। और इस बेरूत को क्या कहते हैं? पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का स्विट्जरलैंड
लैंड कहते हैं पूर्व का, स्विट्जरलैंड कहते हैं। दोहा की बात कर लें तो दोहा जो है कतर की राजधानी है, कतर की राजधानी जो है दोहा है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो ये रियाल है। क्या है, रियाल है यहाँ की मुद्रा। अंकारा की बात कर लेते हैं तो अंकारा जो है तुर्की की राजधानी है। किसकी राजधानी है, तुर्की की। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो लीरा है। क्या है, यहाँ की मुद्रा लीरा है। और तुर्की को ही जो है यूरोप का मरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरोप का मरीज, या फिर एशिया का प्रवेश द्वार। एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको, तुर्क या तुर्की को। ठीक है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। 1000 हाथियों की भूमि जो है वो किसे कहा जाता है। पवित्र शहर किसे कहा जाता है, पवित्र शहर किसे कहा जाता है। और सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, ये बताना है। तो जो है 1000 हाथियों की भूमि जो है उसको कहा जाता है, लाओस को कहते हैं। किसको कहते हैं, लाओस को 1000 हाथियों की भूमि कहते हैं। पवित्र शहर की बात कर लें तो यरूशलम को, यरूशलम को जो है पवित्र शहर कहा जाता है। और सफेद हाथियों की भूमि किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं थाईलैंड को। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो जो पहली महिला थी लोकसभा अध्यक्ष थी कौन थी, सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल या सुमित्रा महाजन। तो पहली महिला लोकपाल की बात किया है, तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात किया है। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी मीरा कुमार थी। कब से कब तक थी, तो ये 2009 से 2014 तक थी। 2009 से 2014 तक थी, 15वीं लोकसभा में, 15वीं लोकसभा। ठीक है। और सुमित्रा महाजन की बात कर लेते हैं तो ये थी 2014 से 2019 तक। कब तक, 2014 से 2019 तक, 2014 से 2019 तक थी। और जो है पहली महिला सांसद की बात कर लेते हैं। पहली महिला सांसद, तो पहली महिला सांसद कौन थी, तो राधाबाई नाम था उनका, राधाबाई सुब्रायन के नाम से जानी जाती थी, राधाबाई सुब्रायन। और आगे चलते हैं कि लोकसभा पहली महिला महासचिव कौन थी। तो लोकसभा की पहली महिला महासचिव, तो लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी, तो स्नेहलता श्रीवास्तव थी। क्या थी, कौन थी, स्नेहलता श्रीवास्तव थी। स्नेहलता श्रीवास्तव थी। और राज्यसभा की बात कर लें तो राज्यसभा की
पहली महिला उपसभापति, पहली महिला उपसभापति कौन थी? तो इनकी बात कर लेते हैं तो वायरलेर अल्वा थी। कौन थी? वायरलेर अल्वा थी। कौन थी? वायरलेर अल्वा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे उत्तर हम लोगों का विकल्प बी हो गया है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था ये बताना है। झांसी, मेरठ, दिल्ली या हैदराबाद। तो किस शहर में हुआ था? तो ये जो हुआ था मेरठ में हुआ था। कब हुआ था? मेरठ में हुआ था और 11 मई 1857 को हुआ था। 11 मई 1857 को हुआ था। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसे हर शहर से किसने किसने इसका सहयोग किया था। तो लखनऊ से बात कर लेते हैं। लखनऊ से किसने किया था? कानपुर से किसने किया था? इलाहाबाद से किसने किया था? इलाहाबाद से किसने किया था? बरेली से किसने किया था? तो बरेली से किसने किया था? जगदीशपुर जो कि बिहार में है, जगदीशपुर से किसने किया था? और जो है फैजाबाद से किसने किया था? तो ये बताना है। देखिए यहाँ पे जो है लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर से तात्या टोपे ने किया था। कानपुर से तात्या टोपे ने किया था। इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली ने किया था। लियाकत अली। बरेली से बात कर लेते हैं तो बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। खान बहादुर खान ने किया था। जगदीशपुर की बात करें तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। बाबू कुंवर सिंह ने किया था। फैजाबाद की बात करें तो अहमदुल्ला ने किया था। किसने किया था? अहमदुल्ला ने किया था। ठीक है, ये सभी क्या थे? शहर से उसका विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों का। ठीक है, तो ये कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 11 मई 1857 को शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थी और ये 20वीं बटालियन में हुआ था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है ये बताना है। तो किस भारतीय राज्य से संबंधित है ये बताना है। तो गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो कहां से संबंधित है? ये जो है गुजरात से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे क्या फेमस है? तो यहाँ पे रसगुल्ला फेमस है। रसगुल्ला फेमस है। बिहार की बात कर लें तो यहाँ पे लिट्टी चोखा फेमस है। लिट्टी चोखा फेमस है। बिहार में रसगुल्ला फेमस है। पश्चिम बंगाल में, गुजरात में जो है अल्पाहार खांडवी या ढोकला या खाखरा भी कहा जाता है। ढोकला या खाखरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं।
जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? दैनिक भास्कर, उदंतमार्तंड पत्रिका या देशबंधु? क्या था ये बताना है हम लोगों को कि जो 30 मई 1826 को प्रकाशित की गई थी और भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार, वो पहले भारत का पहला हिंदी भाषा का अखबार था, तो वो कौन था? तो वो उदंत मार्तंड था। कौन था? उदंत मार्तंड अखबार था जो 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। ठीक है। और भारत का प्रथम समाचार पत्र पूछे तो भारत का प्रथम समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र की बात करें तो ये जो है 1780 में जेम्स हिक्की, क्या बोलते हैं, जेम्स हिक्की के द्वारा लाया गया था और इसका क्या नाम था? बंगाल गजट। बंगाल गजट के नाम से ये प्रकाशित हुआ था 1780 ईस्वी में। और समाचार पत्रों की मुद्रिता, भारत में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? ये पूछ लेता है कभी कभी। भारत में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और प्रेस की शुरुआत किसने की थी? प्रेस की शुरुआत किसने की थी? तो ये पुर्तगालियों ने की थी। किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? कौन सी है? इंदिरा सोना या लार्मा रोजो, एराइस तेज या अंकुर? तो कौन है ये? तो ये जो है लार्मा रोजा है, जिसको जो है कहां से लाया गया था? तो मैक्सिको से लाया गया था। कहां से? तो मैक्सिको से लाया गया था। और वहां जो है कहां से लाया गया था? तो मैक्सिको से लाया गया था। भारत में हरित क्रांति की बात करते हैं तो भारत में हरित क्रांति की बात करें तो ये 1916 ईस्वी में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया था। और ये क्या था? एक बीजपत्री था। क्या था? एक बीजपत्री से शुरुआत की गई थी। और इसमें जो है चावल को 1982 में शामिल किया गया था। कब? 1982 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 1982 में शामिल किया गया था। और इसका जो था पहला चरण कहां पे शुरू किया गया था? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों में। इसको पहले लाके बोया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न संख्या 19 है कि फरवरी 1984 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था?
तो किसने तैयार किया था ये बताना है। राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या बेनेगल नरसिंह राव। तो किसने शुरू किया था? बेनेगल नरसिंह राव। इन्हीं को जो है BN राव के नाम से जाना जाता है। BN राव, बेनेगल नरसिंह राव को BN राव के नाम से जाना जाता है। इन्हीं ने जो है प्रारंभिक मसौदे को तैयार किया था। किसको तैयार किया था? संविधान के प्रारंभिक मसौदे को 1948 में तैयार किया था। और यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रारूप समिति। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। BR अम्बेडकर थे। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। कौन थे ये? BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। ठीक है, कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और नंदलाल बोस की बात करें तो संविधान का अलंकरण किया था इन्होंने। नंदलाल बोस ने क्या किया था? संविधान का अलंकरण किया था। संविधान का अलंकरण किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे प्रथम मंत्री थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया था। प्रथम मंत्री थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया। प्रथम मंत्री थे जिन्होंने क्या दिया था? त्यागपत्र दिया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो ये जो है जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। जयपुर की बात कर रहे थे तो जयपुर में हवा महल है। कौन है? हवा महल। हवा महल कहाँ है? तो जयपुर में है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम या तमिलनाडु। तो किस राज्य का है? तो ये जो है महाराष्ट्र का है। किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र के नाम लोग कुछ जो है लोक नृत्य लिख लेते हैं, जैसे लावड़ी, लावड़ी है। और क्या है? कोली नृत्य है। कोली नृत्य जो है कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और जो है पोवाड़ नृत्य भी यहीं का है। कौन सा? तो पोवाड़ नृत्य जो है यहीं का है, महाराष्ट्र का है। और उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो है चरकुला नृत्य है, कथक है। क्या है? कथक है और चरकुला नृत्य है। क्या है? चरकुला नृत्य जो है यहीं का है। और तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु में जो है भारतनाट्यम है। क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है। क्या है? यहाँ का लोक नृत्य है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? वह कौन सा वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? ये बताना है। तो 2016, 2012, 2008 या 2004। तो कब था? तो ये जो है 2016 में रेल बजट और केंद्रीय बजट को
अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। फिर इसे जो है बजट की बात कर लेते हैं। तो बजट में 1860 में पहला बजट पेश हुआ था। 1860 में पहला बजट पेश किया गया था और 1924 में रेल बजट की शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? तो 1924 में रेल बजट की शुरुआत की गई थी। 1924 में रेल बजट की शुरुआत की गई थी और जो 2017 से आम बजट में मिला दिया गया था। इसको जो है 2017 में अलग अलग नहीं पेश किया गया था, इसको जो है आम बजट में मिला दिया गया। आम बजट में इसको गया। किसको? रेल बजट। जो रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग पेश होते थे, उसको किस में मिला दिया गया? आम बजट में मिला दिया गया। और ये कब पेश हुआ था? तो 1 फरवरी 2017 को। ठीक है, 1 फरवरी 2017 से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न 23 है कि वर्ष 1773 से वर्ष 1785 तक वस्तुतः बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? ये बताना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेयो, जॉर्ज वाटसन या विलियम जॉर्ज वॉकर। तो कौन थे ये? वारेन हास्टिंग थे। कौन थे? वारेन हास्टिंग थे। और ये 1773 की बात कर लें तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय जो था वो लॉर्ड कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो था वो कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत सरकार ने निम्नलिखित
में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध माना है? तो किस द्वीप में पर्यटन को अवैध माना है? तो सेंटिनल द्वीप में। कौन सी द्वीप में? सेंटिनल द्वीप में। सेंटिनल जनजाति को सुरक्षित करने के लिए। और ये द्वीप कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। और यहाँ पे जो है सेटलीज जनजाति पाई जाती है सेंटिनल द्वीप पे। ठीक, सेंटिनल द्वीप पे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर लें तो ये जो है 182 मीटर लंबी मूर्ति है। और साबरमती की बात कर लेते हैं तो गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। और माही नदी की बात करें तो यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन? माही नदी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, और ये आज का लास्ट प्रश्न है कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो किसमें होता है? तो पराग कोश में होता है। किसमें होता है? पराग कोश में होता है। पुष्प के पराग का उत्पादन कहाँ होता है? तो पराग कोश में होता है। ठीक है, तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।